नमस्कार साथियों, एसएल क्लासेज स्टडी पॉइंट में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, आज की क्लास के अंदर अपन पशु परिचर के जो बारे में डिस्कस कर रहे थे, पशु परिचर के सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। उसके साथ साथ अपन 9th क्लास के सिलेबस के अंदर भी उसके अंदर अपन डिस्कशन कर रहे थे, उसको आज अपन आगे लेके जाएंगे। उसके बारे में अपन व्यवस्थित रूप से डिस्कशन करेंगे। साथियों, मैंने आपको कल की जो 2 क्लासें दी थी उनके अंदर सारी कुछ बातें थी, वो मैंने आपको बता दी है कि क्या कुछ बातें चलेगी और क्या कुछ जानकारी मैं इन क्लासों के अंदर आपको दूंगा। साइंस से रिलेटेड सारी चीजें करवा दूंगा। देखना, ध्यान रखना, जो टॉपिक्स नहीं करवाए हैं 9th 10th के, वो टॉपिक मैं करवा रहा हूं और वो पूरे हो जाएंगे। उसके बाद में अपन छोटे छोटे प्रश्न लेके चलेंगे जो एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है, जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिए उनसे रिलेटेड। प्रत्येक रविवार को मैं आपको बढ़िया तरीके से टॉपिक्स वाइज आपको मैं प्रश्न दे दूंगा, जैसे गति से लेकर, कोशिका से लेकर, ऊतक से लेकर, ऐसे मैं आपको टॉपिक से संबंधित अच्छे प्रश्न जो एग्जाम में पूछने लायक है, एग्जाम अप्रोच के अनुसार जो चलने वाले प्रश्न है वो आपको मैं करवा दूंगा। उसके साथ साथ में आपको पहले वो समझ में नहीं आया, उसके बारे में विस्तृत व्याख्या क्या है वो भी आपको मैं उसके साथ साथ में समझा दूंगा। तो आपको बढ़िया तरीके से इन क्लासों को बढ़िया शेयर कर देना। पूरी मेहनत करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा आपके लिए। अगर मैंने शुरू किया, कोई कह रहा है सर ये बोर्ड है, वो स्मार्ट बोर्ड से कुछ नहीं होता। ज्ञान इंपोर्टेंट है, क्या चीजें बता रही वो इंपोर्टेंट है। यही परंपरा चली आ रही है। वो आज विज्ञान ने तरक्की कर ली है और वो बोर्ड आ गए हैं, वो नहीं आते तो आप इनसे ही पढ़ते ना। तो यही चीजें हैं, वो मैं पूरी लिखता हूँ, उसके बाद में समझाता हूँ। कम समय में ज्यादा चीज देने की कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो गलत थोड़ी ना बताऊंगा। तो सारी चीजें बता रहा हूँ, अच्छे से ध्यान देना। अपने जो चैप्टर चल रहा था हमारे आसपास के पदार्थ, इसके बारे में अपन कुछ विशेष चीजें हैं उसके बारे में अपन डिस्कशन कर चुके हैं अच्छे से। अब देखना यहाँ पे साथियों, ध्रुव अवस्था के बारे में अपन पहले देखो क्या रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अपन रिवाइज कर लेते हैं, क्या पढ़ा था, पदार्थ के बारे में पढ़े थे, पदार्थ के गुण पढ़े थे, ठीक है। और पदार्थ के गुणों के अंदर उनकी अवस्था पढ़ी थी। पदार्थ के गुण क्या होते हैं, छोटे से छोटा कण होता है, उस कण को अपन ने पदार्थ का, ठीक है। पदार्थ के अंदर विशेष प्रकार की एक गतिज ऊर्जा होती है, जिसके कारण पदार्थ एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, मजबूती बनाए रखते हैं, ठीक है। पदार्थ की अवस्था पढ़ी थी 3 प्रकार की, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। अपन ने ठोस अवस्था पढ़ चुके हैं। अपन ठोस अवस्था के बारे में पहले डिस्कशन कर चुके हैं। ठोस अवस्था होती क्या है, ठोस अवस्था के अंदर अपन इसके बारे में अपन एकदम अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। ठोस अवस्था के बारे में, ठोस अवस्था के अंदर आपको याद होगा अपन ने पढ़ा था कि ठोस अवस्था के अंदर मतलब जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। उनके अंदर गतिज ऊर्जा के माध्यम से वो जुड़े रहते हैं, सतत होते हैं और अपने स्तर पर क्या हुए रहते हैं, बने हुए रहते हैं। इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। तो उस क्लास को अगर नहीं देखा है तो पहले वो क्लास देख लो। अपने टेलीग्राम चैनल की मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगी। देखो, आज अपन बात करेंगे द्रव अवस्था के बारे में। द्रव अवस्था कैसे होते हैं, तरल होते हैं। कैसे होते हैं, तरल होते हैं, ठीक है। तरल का मतलब जिसके अंदर बहने का क्या होता है, गुण होता है। इसमें बहाव होता है, बहाव मतलब बहने का गुण होता है। बहने मतलब बहन, सिस्टर, वो नहीं, अरे बहने का मतलब चलने का, सरकने का, डुलने का, गिरने का। इनके अंदर क्या होता है, गुण होता है। द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं होता, स्थिर आकार द्रव का नहीं होता। पर अपन ने ठोस के बारे में पढ़ा था, इसका स्थिर आकार होता है, ठीक है। इसका कोई स्थिर आकार नहीं होता है, वे बर्तन के आकार जैसा हो जाता है। जैसे बर्तन के अंदर डालोगे, जैसे पदार्थ के अंदर डालोगे, वैसे ही उनकी क्या ले लेगा, स्थिति ले लेगा। पत्थर लोगे, ऐसा इतना बड़ा पत्थर लिया और छोटी सी कटोरी के अंदर डालने की कोशिश करो, क्या आएगा, क्या नहीं आएगा। उसके ऊपर जाके सेट हो जाएगा, उसके अंदर नहीं आएगा। आप दूध लोगे या पानी लोगे, उस कटोरी में डालने की कोशिश करोगे, बराबर उस कटोरी के अंदर वो समा जाएगा। जितनी कटोरी की लिमिट है, जितना उसका आयतन है, उस अनुसार तो उसके अंदर वो अंदर आ जाएगा। अगर उसकी लिमिट नहीं है, उससे ज्यादा मात्रा के अंदर आपने दूध लिया तो ऊपर से निकल जाएगा, है नहीं, मारवाड़ी में क्या करे, भूल जाएगा, ठीक है। तो देखो, तो आगे देखो क्या कहा, द्रव का निश्चित आयतन होता है। द्रव का क्या होता है, निश्चित आयतन होता है। इसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। द्रव में बहुत कम संपीड़न होता है। संपीड़न की अवस्था मतलब उसको फैलाने की अवस्था क्या होती है, बहुत कम होती है। ध्यान रखना बेटा। उसके बाद में देखना गैसीय अवस्था।
गैसों में बहाव होता है, बहने का गुण भी पाया जाता है, इनके अंदर भी बहने पाई जाती है। गैसों में संपीड़न अधिक होता है, संपीड़न का मतलब बहने का गुण, फैलने का गुण क्या होता है इनके अंदर ज्यादा होता है। मतलब देखो आपने देखा होगा, क्या देखा होगा, गैस तो आपने देखी होगी कोई, उसको जैसे आप खुले में छोड़ दोगे तो वो फैल जाएगी। यहाँ बैठा है, पास में बैठा है, उसको पता चल जाएगा कि गैस फूटी है ना। तो वो गैसों के माध्यम से पता चल जाएगा, बेटे दिमाग के अंदर क्या आया, हाँ सर पता चल जाता वो गैस है। ठीक है, देखो तुम्हारी क्या कहाँ है, तुम देखो कितना सोचते हो। गैसों में कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती, निश्चित सीमा गैसों की नहीं होती। ठीक है, गैसों में कोई निश्चित आकार नहीं होता। ठीक है, गैसों का कोई निश्चित आयतन नहीं होता, कोई निश्चित आयतन गैसों का नहीं होता। देखो ये तीनों प्रकार नहीं पाई जाती, इनकी निश्चित सीमा नहीं होती, इनके अंदर गैसों की सीमा नहीं होती, सीमा गैसों में नहीं होती है, गैसों के अंदर आकार नहीं होता और गैसों का आयतन भी नहीं होता। ये मुख्य बातें तीनों, ठीक है, याद रखना, तीनों चीजें इसके अंदर नहीं होती। ठीक है, और इनके अंदर मुख्य बात क्या याद रखोगे, द्रव अवस्था के अंदर मुख्य चीज क्या याद रखोगे, इसका निश्चित क्या होता है, आयतन इसका निश्चित होता है। ठीक है, इसका आयतन निश्चित नहीं होता, इसका निश्चित आयतन होता है। द्रवों में बहुत संपीड़न होता है, संपीड़न की अवस्था इसके अंदर पाई जाती है। वैसे बहुत कम इनके अंदर से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, फिर भी आप बढ़िया तरीके से ध्यान रखना। आगे देखो, पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ एकमात्र ऐसा पदार्थ है, चलो ये प्रश्न बन गया ना बेटा, मजा आ जाएगा। मतलब एग्जाम के अंदर ये प्रश्न अगर बन गया ना, ऐसा कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ, कौन से पदार्थ में तीनों अवस्थाएं पाई जाती है, मतलब तीनों अवस्थाएं एकमात्र जल होता है उसके अंदर पाई जाती है। बर्फ के रूप में रहता है, बर्फ के रूप में रहता है ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में पानी के रूप में रहता है, और गैसीय अवस्था में भाप के रूप में रहता है, वाष्प के रूप में रहता है, भाप के रूप में रहता है। भाप बनती है ना, पानी अपन गर्म करते हो बुलबुले बनते हैं, फिर उसके बाद में भाप बनती है उसकी, तो वो किस अवस्था के अंदर रहता है, वाष्प की अवस्था के अंदर रहता है, वाष्प की अवस्था में। किस अवस्था में, वाष्प की अवस्था में। चलो समझ में आ गया, कहो कमेंट के अंदर गुरुजी मजा आ गया, आनंद आ गया ना। आगे देखो एक चीज, एक छोटी सी चीज है, ज्यादा इसमें ऐसा है ही नहीं कुछ, मतलब आप रटने वाली चीज यहाँ पे अगर करोगे ना, यहीं बैठ जाओगे रटने, हाँ क्या होता है नहीं होता, नहीं, याद रखना है तीनों के अंदर द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था और ठोस अवस्था, तीनों को एकदम एकदम न्यूट्रल तरीके से ले लेना, और इनको एकदम न्यूट्रल तरीके से पढ़ना, ज्यादा ऐसा उसको आपके दिमाग के ऊपर ज्यादा बड़ा तो सेट नहीं करना है। ठीक है, देखो ये चीज हो गई ठोस अवस्था के रूप में बर्फ में, पानी द्रव के, और गैसीय रूप में वाष्प में रहता है। उसके बाद देखना ताप में परिवर्तन, तापमान के अंदर परिवर्तन किस तरीके से होता है, दो चीज अपन पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे गलनांक, दूसरा पढ़ेंगे क्वथनांक। यहां से एक प्रश्न आपको मिल सकता है, मतलब पानी का गलनांक कितना होता है, पानी का क्वथनांक कितना होता है, यहां से एक प्रश्न बन सकता है। अब गलनांक क्या होता है, इसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, जिस अवस्था पर कोई ठोस पिघल कर द्रव में बदलता है, जिस अवस्था के अंदर कोई ठोस पिघल कर द्रव अवस्था के अंदर बदलता है, उसको अपन क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं, मतलब मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। बर्फ का गलनांक मतलब बर्फ होगा, पानी के रूप में होगा, इसका गलनांक कितना होगा, इसका गलनांक होता है 273.16 केल्विन, और सामान्य रूप में पढ़ते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, ऐसे पढ़ते हैं, और अपन अगर अपनी नॉर्मल वे में पढ़ते हैं 273 केल्विन, ये याद रखना बेटा। नॉर्मल वे में पढ़ते हैं 273 केल्विन, या फिर अगर सेल्सियस में पढ़ते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस पढ़ते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस के अंदर पानी किस अवस्था में होगा, बर्फ अवस्था के अंदर होगा, द्रव अवस्था में होगा, नहीं रे ठोस अवस्था में होगा, नालायक हो क्या सोचते हो, बर्फ की स्थिति के अंदर होगा, मतलब किस अवस्था के अंदर होगा, ठोस अवस्था के अंदर होगा। तो पानी का कितना होता है, गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस में पानी किस में बदलेगा, बर्फ के रूप में बदलेगा। उसके बाद में बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक, द्रव उबलने लगता है, मतलब पानी का उबलना, दूध का उबलना, वो उसके अंदर से भाप बनती है, भाप बनती है, वो क्या होता है, क्वथनांक होता है उसका। जल का क्वथनांक याद रखना 373 केल्विन होता है, वो किसका क्वथनांक होता है, जल का क्वथनांक होता है। कितना होता है, 373 केल्विन, कितना होता है, 373 केल्विन होता है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 100 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या होता है,
पानी उबलने लगता है तो 100 डिग्री सेल्सियस के साथ में अपन किसको जोड़ देंगे 273 को, तो कितना बन जाएगा 373 केल्विन। और ये तो क्या होता है गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस के साथ में अपन 100 डिग्री सेल्सियस जोड़ेंगे तब जाके क्या बनेगा 373 केल्विन बनेगा। पानी उबलता है, पानी उबलता है किसके अंदर परिवर्तन होता है ताप में वृद्धि के कारण, उसके अंदर तापमान के अंदर वृद्धि होगी, तो तापमान के अंदर किसी भी वाटर को या वस्तु को या द्रव की अवस्था को किसी को भी आप उसको गर्म करते हो, ताप देते हो बेटा जी, तो वो किस अवस्था के अंदर बदल जाता है, किस अवस्था के अंदर बदल जाता है, ताप दोगे तो बर्फ होगा, तो द्रव से सीधा किसमें हो जाएगा, किसमें हो जाएगा भाप में, द्रव बनेगा उसके बाद में वाष्प के रूप में हो जाएगा। ठीक है, और पानी को जैसे ही उबलना स्टार्ट हुआ तो उसके अंदर क्या हो जाएगा तापमान के अंदर वृद्धि हो जाती है। अब देखो अगला एक और इंपोर्टेंट ये आता है, यहाँ पे इंपोर्टेंट कर ले, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है ऊर्ध्वपातन। क्या ऊर्ध्वपातन, ये बेटा नॉर्मल चीज, अगर हमारे से वो प्रश्न की पूछी ओ प्रश्न की, अरे बेटा छोटे प्रश्न नॉर्मल प्रश्न अगर आप गलत करते हो तभी आपकी वहां पे हैबिट चेक की जाती है। छोटा प्रश्न गलत किया मरा को, छोटा प्रश्न गलत किया मोटो गाएंगे यहाँ से बेटा पशु परिसर 4th ग्रेड की भर्ती है, कौन सी 4th ग्रेड की भर्ती है, 4th ग्रेड की। ठीक है, और 4th ग्रेड की भर्ती 10वीं पास, कितनी पास 10वीं पास, 10वीं पास भर्ती है 4th ग्रेड की भर्ती। ठीक है, आप सोचो आप कहोगे सर जी मतलब एमए वाले भी फॉर्म भरेंगे ना, बीए वाले भी भरेंगे, साइंस वाले भी, बीएससी वाले भी भरेंगे, बीकॉम वाले भी भरेंगे, 2nd ग्रेड की तैयारी करने वाले भले भरे, क्या फर्क पड़ता है, एग्जाम के अनुसार प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा मतलब वो थोड़ी ना आरएस का प्रश्न थोड़ी पूछेगा भाई, आरएस की 1st ग्रेड के अंदर बायोलॉजी के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं, 1st ग्रेड बायोलॉजी की कोई तैयारी करता है उसके प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके प्रश्न इसमें थोड़ी पूछे जाएंगे तो वो एक एमएससी करने के बाद में आप 1st ग्रेड का एग्जाम दे सकते हो, और ये 10वीं पास की भर्ती थोड़ी होता है, कॉलेज लेक्चरर का प्रश्न थोड़ी पूछा जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो थोड़ा सोचना, सोच समझ कर अपनी थोड़ी मानसिकता को बढ़ाकर फिर अपना तैयारी स्टार्ट करना, एग्जाम अप्रोच के अनुसार चलोगे ना तभी आपका पेपर फाइट होगा, नहीं तो नहीं होगा, ध्यान। ठीक है, आप वो 9th क्लास वाले वीडियो देख रहे होंगे, वो कह रहे सर जी क्या पशु परिचय, बेटा काम आएगी चीजें बता रहा हूँ, ज्ञान देते जाओ, ज्ञान हमेशा लेना चाहिए कहीं से भी लो। ठीक है, ज्ञान हमेशा लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि अब मेरे से ज्यादा विद्वान जो कोई अगर वीडियो देख रहा होगा क्या हमारा टाइम पास कर रहे हो, ये मुझे पता, अरे पता है, मुझे पता है, आपको सब पता है, सब कुछ पता है आपको, मैं ये नहीं कहता आपको पता नहीं है। ठीक है, पर ज्ञान कहीं से भी लो, मैं खुद पढ़ता हूँ भाई, मैं खुद पढ़ता हूँ जीके मेरे को कुछ नहीं आता, मैं खुद जीके पढ़ता हूँ, जीके पढ़ना पड़ता है भाई, अगर मेरे को सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है जीके पढ़ना पड़ता है। हमारे मित्रगण हैं और गुरुजन है, गुरुजी भी है मित्र भी है, पहले साथ में, पहले हमें पढ़ाते थे, अब हम साथ में पढ़ाते हैं। ठीक है, वो हर बार साइंस के अंदर हर बार मतलब 100 ऑफ 100, 1st ग्रेड के अंदर 2nd ग्रेड के अंदर साइंस के अंदर 100। ठीक है, और जीके के अंदर हर बार मेरिट में पॉइंट हम रहते हैं, वही जीके में रहते हैं। ठीक, तो ये होता है ऊर्ध्वपातन क्या होता है, वे पदार्थ जो द्रव अवस्था से परिवर्तन हुए बिना सीधा ठोस अवस्था से किसमें हो जाते हैं, गैस अवस्था के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब कोई पदार्थ है वो द्रव अवस्था के अंदर नहीं बदलता, सीधा किसमें चला जाता है, ठोस अवस्था से किसमें चला जाता है, गैस अवस्था के अंदर चला जाता है, ठोस से सीधा किसमें चला जाता है, गैस अवस्था के अंदर चला जाता है। तो अब बात ज्यादा इनमें घनी अड़ी कहीं गहरी को है, नॉर्मल चीज है, जगह पर डेली रूटीन में पे घरे देखो भाई ऊर्ध्वपातन अड़ी घनी चीज देखो, जगह पे गर्म करी उनी हो जो गर्म करी। ठीक है, गर्म करने के बाद में बिनो कहा जैसे ताप दियो, ताप देने के बाद में वो सीधो है जी मतलब पानी रूप में द्रव रूप में को सीधो है जी हवा में उड़ गयो। जैसे देखो एक कपूर देखी, कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, वो वाली कपूर उसको कहा, ये मंत्र है भाई। पर कपूर आपने देखी होगी अपने जो घर में पूजा करते हैं उसमें उपयोग लेते हैं। ठीक है, कपूर आपने देखो किस अवस्था में होती, ठोस अवस्था में होती है गुरुजी, बिल्कुल। उसको जैसे आग देते हैं उसमें भाप बन के उठ जाता है,
कभी उसको द्रव स्थिति के रूप में देखा है? नहीं देखा। तो वह किस स्थिति के अंदर आती है? ऊर्ध्वपातन के अंदर आती है। किसमें आती है? ऊर्ध्वपातन के अंदर आती है। ठीक है, अब देखो ये नॉर्मल सी चीजें और इसके बारे में लिखो। स्क्रीन टॉस शॉट ले लो। चलो देखो बेटा, ध्यान से देखना, ये लास्ट है स्लाइड। उसके बाद में इससे संबंधित कुछ अपन डिस्कशन करेंगे अगली क्लास में, अगले वीडियो में। और आज इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। दाब परिवर्तन का प्रभाव, दाब परिवर्तन का प्रभाव मतलब जैसे एग्जाम अप्रोच के अनुसार जो चीजें पूछी जाती है वही बता रहा हूँ। ठीक है, यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में, यदि हम किसी वस्तु का तापमान घटाते हैं और उसके अंदर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और दरों में क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। देखो, अरे लोड नहीं लेनी भाई, तापमान घटा दिया किसी भी स्थान का, एरिया का, जैसे रूम तापमान घटा दिया, ठीक है, टेम्परेचर घटा दिया। टेम्परेचर घटाने के बाद में क्या करिए? सिलेंडर में गैस निकालनी स्टार्ट करी, तो ठीक है, गैस निकालने जैसे आप स्टार्ट करोगे ना, तो उनके जो कण, जो गैस के कण होंगे, वो गैस के कण क्या हो जाएंगे? फैल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फैल जाएंगे। ठीक है, फैल जाएंगे और कणों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कणों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी और दरों के अंदर क्या हो जाएंगे? वो कण बदल जाएंगे। बस, कण फैलेंगे तो कणों के बीच की दूरी होगी वो क्या हो जाएगी? दूर दूर हो जाएगी। और ये जो कण होंगे वो किस रूप में हो जाएंगे? दरों के रूप में हो जाएंगे, दरों के रूप में बदल जाएंगे। दाब बढ़ाया, दाब प्लस तापमान घटाया, तापमान घटाया, दाब बढ़ाया, गैस को किस में बदल दिया? दरों में बदल दिया। गैस किस में बदल जाएगी? दरों के अंदर बदल जाएगी। ज्यादा दाब बढ़ाने से गैस के कण नजदीक आ जाते हैं। दाब अगर अपन ज्यादा रखते हैं तो गैस के कण क्या आ जाते हैं? नजदीक हो जाते हैं। मतलब जितना अपन दबा के रखेंगे उतना ही गैस के कण क्या होते जाएंगे? नजदीक होते जाएंगे। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसको वापस गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर अपन बदल सकते हैं। ठोस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, और उसको अपन क्या कर सकते हैं? गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, इसके अंदर विशेष ऐसी कुछ बातें हैं नहीं। फिर दाब के अंदर परिवर्तन का अगर पूछे तो ये आप उदाहरण आराम से याद रख सकते हैं। अगला वाष्पीकरण। अगर हमारे तो याद की कर रहा हूं तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ज्यादा ऐसा कुछ भी जरूरत नहीं है, इसके अंदर ऐसा कुछ रटने वाली चीज है नहीं। ठीक है, सिंपल वे अगर ध्यान रखोगे तो आराम से ही क्या हो जाएगा? समझ में आ जाएगा। एक ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थों को सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प के अंदर क्या हो जाता है? बदला जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव होता है, उस द्रव पदार्थ के कण होते हैं, वो क्वथनांक से किसमें? नीचे किसी भी तापमान के अंदर डालकर क्वथनांक के रूप में रहते हैं, और उसको किसी भी तापमान के अंदर डालकर अपन क्या करते हैं? उसको वाष्प के रूप में क्या कर दिया जाता है? परिवर्तित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे पानी को उबालते हैं तो क्वथनांक के रूप में जैसे ही हो जाएगी। क्वथनांक कितनी होगी? क्वथनांक कब होगा पानी का क्वथनांक होगा जब जल होगा, वो उसका टेम्परेचर कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 मतलब 100 डिग्री सेल्सियस जब उसका टेम्परेचर होगा तो वह क्या होगा? उबलने लगेगा। क्या होगा? उबलने लगेगा। क्या होगा? उबलने लगेगा। क्या होगा? उबलने लगेगा। ठीक है, उबलेगा तो इसके अंदर क्या होंगे? कण एक दूसरे से क्या होते जाएंगे? अलग होते जाएंगे। कण क्या होंगे? अलग होंगे, और कण अलग होंगे तो ये किसके अंदर परिवर्तित हो जाएगा? वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। कण एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं तो एक स्तर के रूप में रहते हैं, जमे हुए रहते हैं, और जैसे ही इनके अंदर उबलना स्टार्ट होगा तो कण एक दूसरे से क्या होते जाएंगे? बिखरते जाएंगे। क्या होते जाएंगे? बिखरते जाएंगे। जैसे देखो, आप किसी रूम के अंदर बैठे हो, ठीक है, रूम के अंदर बैठे हो, अचानक भूकंप आ जाए, ऐसे हिलना स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो सामान आप सभी क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। जैसे पानी ऐसे पात्र के अंदर पड़ा है और उस पात्र को किस पे चढ़ा दिया? गैस के ऊपर, और गैस पे चढ़ाने के बाद में उसके अंदर ताप दिया। ताप देने से उसके अंदर क्या हो जाएगा? उबाल उत्पन्न हो जाएगा, और उबाल उत्पन्न होने से उसके अंदर क्या हो जाएगा? वाष्प के रूप में ये बदलने लग जाएगा। अगला देखना, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले विशेष कारक ये है। ठीक है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्न में से वाष्पीकरण प्रभावित होता है
ठीक है, ये प्रश्न बन सकता, इसको इंपोर्टेंट कर देना, जहां इंपोर्टेंट कह रहा हूं वहां तो कर ही देना। ठीक है, सतह ही क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। सतही क्षेत्रफल जैसे ही बढ़ाओगे तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब सतही क्षेत्रफल जैसा सतह का क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो वाष्पीकरण अपने आप बढ़ने लगेगा। तापमान में वृद्धि, सतही क्षेत्रफल का मतलब समझते हो, जैसे आपने पानी किसी भगोले में लिया, ठीक है, भगोला समझते हो ना, स्टील का बर्तन होता है ऐसे गोल गोल, उसके अंदर आपने लिया, ठीक है, उसको गर्म करने में ज्यादा समय लगेगा। उसी पानी को किसी लंबी परात के अंदर लोगे ना तो आपको कम समय लगेगा। सतह जैसे बढ़ाया वाष्पीकरण की स्थिति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तापमान बढ़ाया, अगला क्या, तापमान बढ़ाने, तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है, क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच में क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा होती है। तापमान, मैंने अभी ये चीज समझाई, जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो पदार्थ के कण एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, हिलने डुलने लगेंगे, उनके अंदर कणों के बीच में क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा स्टार्ट हो जाएगी, गतिज अवस्था स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही गतिज अवस्था स्टार्ट होगी, गतिज ऊर्जा स्टार्ट होगी तो वो क्या हो जाएंगे, वाष्पीकरण में परिवर्तित हो जाएंगे। आर्द्रता, अगर हवा में आर्द्रता है, आर्द्रता का मतलब समझ, नमी, आर्द्रता नमी, जैसे ना हवा के अंदर आर्द्रता है तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मतलब जैसे ठंडा मौसम है, कहीं ठंडा मौसम है, उस ठंडे मौसम के अंदर अगर आप उसको क्या करोगे, ठंडे मौसम के अंदर अगर आप उसको भाई रखोगे तो वो क्या हो जाएगी, आर्द्रता में रखोगे, ठंडे मौसम में रखोगे तो वाष्पीकरण की स्थिति क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मतलब टेम्परेचर अगर कम होगा तो वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। वायु की गति की बात करें, अगर वायु की गति बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण दर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वायु की गति जैसे बढ़ेगी तो वाष्पीकरण भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। वायु के साथ में वाष्पीकरण बढ़ेगा, वायु के साथ में वाष्पीकरण बढ़ेगा, आर्द्रता के साथ में वाष्पीकरण घटेगा, तापमान के साथ में वाष्पीकरण बढ़ जाएगा, और सतही क्षेत्रफल के साथ में भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। देखो याद कैसे रखोगे, ऐसे रख लेना, सतही क्षेत्रफल के साथ में सतह है मतलब सतही क्षेत्रफल है तो वाष्पीकरण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सतही क्षेत्रफल में बढ़ेगा। देखो सतह दिया है तो मतलब देखो कि खुला क्षेत्र है, सतह का मतलब खुला क्षेत्र है, क्षेत्रफल बढ़ा, सतही क्षेत्रफल बढ़ा तो वाष्पीकरण की स्थिति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब जैसे लंबा करोगे उतना ही क्या होता जाएगा, उसके ऊपर गर्म ज्यादा होगा। अगली बात समझ में, ये याद रख लेना। तापमान, टेम्परेचर के अंदर वृद्धि होगी, टेम्परेचर के अंदर वृद्धि मतलब ज्यादा आप ऊष्मा दोगे तो वो क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण बढ़ेगा। आर्द्रता होगी, आर्द्रता का मतलब तो समझते ही, उसके अंदर तो घटेगा। और वायु की गति होगी, वायु ज्यादा होगी तो फिर वाष्पीकरण क्या होता जाएगा, बढ़ तो जाएगा। अगला एक छोटा सा टॉपिक और है, वाष्पीकरण से शीतलता। वाष्पीकरण होगा उसके साथ में शीतलता कैसे होगी, कि वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से क्या करते हैं, ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। मतलब जैसे अपने टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, अब उसको सही शीतलता प्राप्त करने के लिए रात्रि के समय में आपने ध्यान दिया होगा, अपने रात्रि के समय में जैसे अब जमीन होती है ना, अपनी जमीन क्या करती है रात्रि के समय में, गर्मियों के समय, रात्रि के समय में भाप देती है। अब मारवाड़ी में ओक क्या करेंगे, जमीन ओक दे, ठीक है। बारिश होने के बाद में आपको पता होगा जमीन के अंदर से ऐसा गर्माहट उत्पन्न होगी, ठीक है। तो उस स्थिति के अंदर ये क्या होगा, वाष्पीकरण के अंदर शीतलता के कारण होता है। और ये जैसे ही गर्मी को दूर हटाने के बाद में जो आर्द्रता होती है, जो वाष्पीकरण का स्तर होता है, वो क्या करता है, उस स्तर को क्या करता है, पुनः अपनी पहले जैसी स्थिति के अंदर लाने के लिए उसके आसपास के वातावरण से क्या करता है, ऊर्जा को अवशोषित करता है और उस वातावरण को क्या करता है, वाष्पीकरण के माध्यम से शीतलता उत्पन्न करवाता है। ये इस स्थिति के अंदर होता है। टेम्परेचर ज्यादा होगा, देखो होता क्या है, देखो जल वाष्प, ये आपने कभी शब्द सुना होगा, ये शब्द आपने कभी जिंदगी में सुना होगा, सुन लेना, नहीं सुना है तो आप ही सुन लो। जैसे ये शब्द सुना होगा जल वाष्प, ये शब्द सुना है ना, जल वाष्प, मतलब जल के कण वाष्प के अंदर, वाष्प का मतलब अपने जो वायुमंडल है इसके अंदर जल के कण, ठीक है। रूम के अंदर ठंडक है, इसका मतलब जल वाष्प क्या है, ठंडा है। लू चल रही है, जोरदार हवा चल रही है और उसके अंदर जो पानी की बूंदे हैं ना, वो कैसी है, गर्म है, ठीक है। आप जैसे सर्दियों के समय में ओस आती है, ओस सुना, ओस आती है ना,
ओस आती है सर्दियों के समय में, जिसको अपन क्या कहते हैं, धुंगर, अपनी मारवाड़ी में कहते हैं धुंगर, ठीक है, कोहरा। वो कोहरा आता है ना, वही क्या होता है, जल वाष्प के कण होता है। मतलब एरिया, जो तापमान होता है, टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, शीतलता ज्यादा होती है, शीतलता ज्यादा होती है, टेम्परेचर कम होता है, तो वाष्पीकरण की स्थिति क्या होती है, कम होती है, वाष्पीकरण की स्थिति कम होती है, तो जल वाष्प की स्थिति कैसा होगा, ठंडा होगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा ये सारे टॉपिक। इससे संबंधित अपन अगली क्लास में 2-4 क्वेश्चन भी लेके आएंगे लास्ट में जाके। ठीक है, अच्छे से समझाऊंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। क्लास को बढ़िया शेयर कर दो और भाइयों तक पहुंचा दो। आप इस संबंध में द्वेष की भावना रखोगे ना कि मैं उसके पास में नहीं भेजूंगा, वो तैयारी कर लेगा, तो कभी जिंदगी में सक्सेस नहीं होंगे। अगर रखे मन में रखो विश्वास कि मैं सक्सेस होऊंगा तो उसको भी करूंगा, अगर दूसरे के प्रति अच्छा करने की भावना रखोगे तो भगवान भी आपके साथ देगा, आपको आपकी मेहनत के अंदर आपका सहयोग करेगा। ठीक है, तो इन क्लासों को बढ़िया शेयर कर दो। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जुड़ जाओ। एसएल क्लासेज स्टडी पॉइंट में अच्छे से जुड़ जाओ और अपने मतलब भाइयों तक इस क्लासों को पहुंचा दो। लाइक जरूर करो, लाइक बिल्कुल ही नहीं कर रहे हो, ठीक है, लाइक जरूर करो, काम नहीं का मत, केवल मतलब ही मत बनो यार, लाइक जरूर करो। और कैसी लगी क्लास है कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।